आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। पहले इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की मीनिंग क्या होती है? इंटेंसिटी इज सिंपली पावर या एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन समझ में आई? इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की हिंदी मतलब सिंपली तीव्रता, कि कितना इंटेंस है। और इंटेंस एनर्जी अकेले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एनर्जी कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 10 वॉट एनर्जी इतने एरिया में होती और 5 वॉट इतने एरिया में होती, ये तो शायद ये 5 वॉट ज्यादा तेज दिखेगी एज कंपेयर टू 10 वॉट। समझ गया ना? तो इंटेंसिटी ये चीज है कि पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर मैं पॉइंट सोर्स के लिए डिफाइन करूं इंटेंसिटी, तो पॉइंट सोर्स वो है जो लाइट चारों तरफ फेंक रहा है। जरूरी नहीं ये हम लाइट की बात कर रहे हैं, ये लाइट की जगह साउंड भी हो सकता है, तो हम साउंड की इंटेंसिटी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर ये पी वॉट का होता तो पी वॉट ये इसकी पावर दी है। जैसे आपने 50 वॉट का स्पीकर लिया तो 1 सेकेंड में 50 जूल एनर्जी बाहर फेंकेगा, और ये बाहर फेंकेगा तो सब लोग रिसीव करेंगे। तो किसी भी डिस्टेंस आर पे ये पावर इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये फील आ रहा है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं पावर रिसीव्ड बाय स्फीयर। ये समझ में आ रहा है? ये तो पी ही होगा। पावर रिसीव्ड बाय स्फीयर, जितनी एनर्जी इसने फेंकी वो एनर्जी ही तो स्फीयर पे गिर रही है। पक्का समझ में आया? हर लाइट की रेस स्फीयर पे कभी ना कभी गिर रही है। लेकिन इंटेंसिटी अगर पूछी होती तो इंटेंसिटी रिसीव्ड पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये तो 3D वॉल्यूम ही तो है। तो हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ी ना डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन क्या किया? डिफाइन हमने किया एनर्जी पर यूनिट एरिया। अरे सिंपल सी बात है, लॉजिक ये है कि कोई भी लाइट आपकी आंखों पे गिरी तो आपकी आंखों ने कितनी लाइट रिसीव की? तो ये आपकी आंखें, तो आप क्या करोगे? जितने इस एरिया पे लाइट गिरी है वही तो अपनी आंखों में रिसीव की एरिया पे। वॉल्यूम की बात तो नहीं कर रहे ना? समझ गया ना? आंखों के एरिया पे जितनी लाइट गिरेगी, और अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसने एनर्जी कितनी रिसीव की? आई इंटू एरिया। 1 मीटर स्क्वायर पे आई है तो ए मीटर स्क्वायर पे आई इंटू ए। तो हम एरिया ही तो यूज करेंगे हर जगह। ठीक है? क्या मीडियम? मीडियम से क्या लेना देना है यहां? हाँ, मीडियम पे ऐसे डिपेंड कर सकता है, अगर ये लाइट एब्जॉर्ब होती गई बीच में तो वहां तक कम बचेगी ना। हम ये मान के चल रहे हैं इसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, पूरी की पूरी लाइट इसी स्फीयर पे गिर रही है। आ गया समझ में? तो बीच में अगर कहीं कोई लॉस नहीं है तो इसकी पावर पी यही आएगी। पक्का समझ में आया? अगर मैं स्फीयर बड़ा भी बना दूं तो पावर तो सेम आएगी, अंतर कहां आएगा? इंटेंसिटी में। और ये देखा देखा लग रहा है? इसका फ्लक्स इसके लिए और इसके लिए सेम है। फ्लक्स तो दोनों का सेम है, क्योंकि हर वो लाइन जो इससे पैदा होगी वो इस पे गिरेगी, वही इस पे गिरेगी। दोनों का फ्लक्स सेम है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग है। और फ्लक्स डेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। इंटेंसिटी की मीनिंग समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन समथिंग पर यूनिट एरिया। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स भी तो, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही था। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ई इंटू एरिया फ्लक्स। पक्का समझ गए? इसीलिए हम इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं
या फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और यहां डेंसिटी में वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये एनालॉजी समझ में आई होगी कि पावर पी इमिट हो रही है, आप पास में इमिट करोगे, पास में स्फीयर होगा तो आप उतनी ही पावर कम एरिया में कलेक्ट करोगे। जितने दूर जाओगे उतनी ही पावर बड़े एरिया में कलेक्ट हो रही है, तो आप एनर्जी का कम हिस्सा कलेक्ट कर रहे हो। पक्का समझ गए? लाइन सोर्स, लाइन सोर्स मींस एक ट्यूबलाइट होती, और अब ये लाइट कैसे फेंकेगी? तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? सिलेंडर। सोच रहे हो? अब ये जो भी पी वॉट का था, ये पी वॉट किस एरिया में इकट्ठा हो रहा है? तो अब पावर रिसीव्ड तो पी ही है, मतलब हम मान रहे हैं कि बाहर से निकलने का मौका ही नहीं दे रहे। ये काफी लॉन्ग है और हमारा ये ट्यूब भी काफी लॉन्ग है, तो इससे निकलने वाली हर रेडिएशन हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इंटेंसिटी P बाय 2πRL। फिर से फील आया? ठीक है, P को Q समझो, 2πR एक एप्सिलॉन एक्स्ट्रा हमेशा आता है अपनी डेफिनेशन में, तो लैम्डा बाय 2πε0R। और ये Q बाय 4πR² एप्सिलॉन। चल, तो तीसरा होता प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स समझ पा रहे हो कैसा है? मतलब ये इनफाइनाइट बल्ब लगा दिए हमने। स्टेडियम की लाइट देखी है, उसमें बड़े, उस पर बहुत सारे बल्ब होते हैं। ये काइंड ऑफ प्लेन सोर्स है। मतलब बड़े डिस्टेंस के लिए प्लेन सोर्स नहीं है, बड़े डिस्टेंस के लिए तो ये पॉइंट सोर्स है, लेकिन इसमें बहुत सारी एलईडी ऐसे 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 एलईडी लगी हैं। हॉरिजॉन्टल में भी कई एलईडी लगी हैं, वर्टिकल में भी कई। तो एलईडी की ग्रिड है, मतलब इस तरह। और इसकी अपने आप कैसे निकल जाता है? हाँ, इसकी फील्ड लाइन याद आया? पास में तो पैरेलल होंगी, दूर जाके डाइवर्ज करेंगी। तो पास में मैं यहां कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां पे ऐसा कोई बॉक्स बना लिया होता, तो पूरी की पूरी पावर इस बॉक्स पे गिरती गिरती। तो पावर बाय बॉक्स का एरिया, और एरिया कांस्टेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये डायमेंशन तो यूज ही नहीं होगी ना एरिया में। तो प्लेन सोर्स की इंटेंसिटी आर पे 0, इसकी इंटेंसिटी 1/r, इसकी इंटेंसिटी 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर, और ये Q बाय 4πε0r²। और फर्क नहीं पड़ता ये हम किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, सभी में ये चीज बिल्कुल सही है। पक्का समझ गए? तो ये कॉमन सेंस याद रखिएगा। यही वजह है कि स्टेडियम में प्लेन सोर्स लगाते हैं, सो दैट डिस्टेंस के साथ एटीन्यूएशन कम हो, मतलब इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट कम हो।
साउंड बार कभी आपने देखा है टीवी के नीचे जो लगी होती है आजकल साउंड बार आती है, उसमें एक स्पीकर नहीं होता, मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं। तो उस स्पीकर को पॉइंट सोर्स ना बना के लाइन सोर्स बनाते हैं। पॉइंट सोर्स बनाते तो 1/r² पे डिपेंड करता, तो पास वालों को बहुत तेज आवाज आती, जो दूर होता उसके लिए दिक्कत हो जाती, और तेज करो तो उसकी आगे वाले की गत हो जाएगी। समझ गए? इसीलिए उसको लाइन सोर्स बनाते हैं। या फिर मल्टीपल स्पीकर्स रखो, एक इधर एक इधर एक इधर, जैसे अभी है। और ये भी देखो लाइन सोर्स बनाने की कोशिश की है, एक ऊपर नीचे दो तीन स्पीकर हैं इसमें, एक में ही दो तो हैं मुझे दिख रहे हैं, दो ही है क्या? तीन ही पॉसिबिलिटी, या 3D में बटेगा, या 2D में बटेगा, या 1D में। 3D में 1/r², 1D में 1/r, मतलब 2D में 1/r और 1D में कांस्टेंट। अब वो नॉन यूनिफॉर्म शेप होगा फिर तो कुछ भी नहीं कर पाए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नहीं निकलता हमसे। हाँ, इंटेंसिटी की यूटिलिटी कुछ हद तक ये है, जैसे दिखाता हूं। ये एरिया बगल का, अरे ये शीट थी हमारी, ये एरिया हमने बनाया, ये एरिया। चलो इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जिसका हालांकि इससे कोई खास लेना देना नहीं, बस मैं सिंपली ये बात कर रहा हूं कि एक स्पीकर है जो 3 डायमेंशनल अपना साउंड भेज रहा है, 50 वॉट का स्पीकर। यहां से 2 मीटर पे आप खड़े हैं और ये आपका कान है, और कान का पर्दा का एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो कान का पर्दा है, डायफ्राम है, उसका एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछा होता पावर रिसीव्ड कितनी बाय ईयर्स, कानों ने कितनी पावर रिसीव करी होगी, तो हम क्या लिखते? पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ईयर्स इनटू एरिया ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम मतलब पर्दा कान का जो है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला? इंटेंसिटी लेकिन किस पॉइंट की? जहां पे कान रखा हुआ है। बात समझ गया ना? तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? तो हम कैसे सोचें कि ये जो 50 वॉट है इस 2 मीटर के स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती। सोचो, यही पावर तो सब में बट रही है बराबर, तो ये आता P टोटल पावर अपॉन 4πr² इंटू ए। झिला? तो या आप सोचो कि लीनियर वेरिएशन है, कि पावर P पूरे एरिया में पावर P बटी, तो इतने एरिया में कितनी बटी। या है समझ में? 4πr² में टोटल गई तो ए में कितनी गई, ये लीनियर वेरिएशन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधे सोचिए इंटेंसिटी कितनी है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट सोर्स है, तो P/4πr², इंटेंसिटी इंटू एरिया। आपकी मर्जी जैसे भी सोचना है। तो पावर कितनी है इसकी? 50 वॉट, 4πr², डिस्टेंस 2² इंटू एरिया 10 mm², 10⁻⁶, ठीक है। तो कितना बना? 16π, 16π से 50 काट दो, 10⁻⁵ वॉट। आया समझ में? 16π, 16π
रफली 50 के बराबर ही होगा ना, तो मैंने 50 से उड़ा दिया ये। हाँ अब देखिए, वैसे डायफ्राम की साइज इतनी होती होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आती होगी कुछ, मतलब कान का पर्दा जो है उसकी साइज इतनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एनीवे तो मिलीवॉट के ऑर्डर का आएगा। अगर हम ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर लेते तो ये 10 पे -3 बनता, फिर मिलीवॉट के ऑर्डर का आता। मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अगर हम कोई सोर्स इसकी मुंडी पे यहीं रख दें तो पूरी की पूरी पावर कानों को मिलेगी, तो कितनी पावर का चाहिए होगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से 10 पे -5 वॉट का। समझ गए? इसीलिए जो ईयरफोन होते हैं वो मिलीवॉट के होते हैं। ईयरफोन, समझ गए ना, खासकर जो ईयरबड्स जो अंदर ही घुस गए, उनकी पावर काफी कम होगी क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी पड़ रही है, वो पूरी की पूरी पावर उन पे गिर रही है। लेकिन स्पीकर का एक छोटा हिस्सा ही कानों पे गिरेगा। समझ गए? क्लियर? तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी ईयरफोन इतनी कम पावर क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी पावर आपके कानों पे ही दे रहे हैं, लेकिन यहां पावर का एक फ्रैक्शन ही आपके कानों पे जाएगा। और रियलिटी ये है कि इस सॉलिड एंगल से जाने वाला आपके कानों पे जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, चलो। तो शायद इंटेंसिटी की मीनिंग समझ में आ गई होगी। इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया है, एरिया कौन सा, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी कुछ और आएगी, लाइन सोर्स के लिए कुछ और आएगी, पॉइंट सोर्स के लिए कांस्टेंट आएगी। ठीक है, चलो। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी प्लस फाइव, और यही इवेंचुअली क्या बन जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और ये नेगेटिव आएगा इफ मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां पॉजिटिव आएगा इफ मूविंग इन, सोचो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये प्लस माइनस का सेंस समझ में आया? प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। क्या था कि अगर आपका सोर्स ये है, पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर जा रहा है, तो ये एक्स बाय सी, इसका एफ ऑफ टी था, इसका टी माइनस एक्स बाय सी होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव तरफ जा रहा होता तो ये एक्स ना लिख के माइनस एक्स लेंथ लिखते फिर हम, तो एफ ऑफ टी माइनस माइनस एक्स बाय सी। तो नेगेटिव साइड जाएंगे तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव साइड जाएंगे तो माइनस। ग्राफ जैसा ही है, ग्राफ दाएं तरफ खिसकेगा तो माइनस आएगा, बाएं तरफ खिसकेगा तो प्लस आएगा। क्लियर? इनकी मीनिंग मेरे ख्याल से आपको सबकी पता होगी। ओमेगा हमारा 2 पाई एफ है, यही 2 पाई बाय टी है, के 2 पाई बाय लैम्डा। और एक और बात समझ में आ रही होगी, ओमेगा बाय के ही सी है। सोचो, ओमेगा बाय के करो तो 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा, और लैम्डा एफ का प्रोडक्ट ही तो सी है। ठीक, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, ऑब्वियसली इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इससे डिराइव हो जाता है।
हाँ, तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है ना, सोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग इक्वेशन आई ना। वेव ही उसी को कहते हैं जिसमें एक्स भी वेरिएबल हो, टी भी वेरिएबल हो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव है, जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ वेव। लाइट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। जेई मेन में हर बार पूछते हैं वो, पता नहीं कितना उनको मजा आता है ये वाला क्वेश्चन पूछने पे, यानी मैं हर पेपर में एक बार आता ही है कि लाइट वेव की इंटेंसिटी का रिजल्ट। तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दरअसल मैं यहां ये कह रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी प्लस फाइव। ये अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एनर्जी दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दरअसल एनर्जी भी ऐसी बनती है, हाफ म्यू जीरो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ बनेगी। ये समझ में आया, दो एनर्जी होंगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन दोनों ही वेरिएबल है। और बाय सिमेट्री दीज टू आर इक्वल। दरअसल ये मैं प्रूफ नहीं दे सकता इसका, बस ये समझिए कि बाय सिमेट्री जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ठीक उतनी ही मैग्नेटिक होती है। टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज टू। ठीक है, किसी पर्टिकुलर को फेवर करने की वजह भी नहीं, क्योंकि किसी फ्रेम में वो इलेक्ट्रिकल होता है, किसी में मैग्नेटिक होता है। तो ये इसको पैदा कर रहा है, ये इसको पैदा कर रहा है, तो दोनों एनर्जी हमेशा ही बराबर निकलती है। क्या? नहीं नहीं, अब तो टाइम का फंक्शन ले लिया ना, थीटा ले लिया, थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो ये किसी भी इंस्टेंट की एनर्जी होगी। हाँ, इक्वल से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी एनर्जी, और हाफ म्यू जीरो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो भी है मैक्सिमम बराबर कर देते हैं। तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फॉर्मूला बना। अब जरा इससे देखो क्या बनेगा, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो एप्सिलॉन। कुछ कह रहे हैं, ई नॉट इज इक्वल टू बी बाय सी, सॉरी ऊपर सी, ऊपर सी। ई नॉट इक्वल टू, याद करो सी ए निकला था यूनिवर्सल कांस्टेंट सिंप्लीफाई करने पे, तो ये सी स्क्वायर है, तो ई नॉट की वैल्यू सी बी नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको निकालना है रिलेशन, तो सिंपली सी का सी ले लो, तो अपने आप एक इक्वेशन दी होगी तो दूसरी निकाल लोगे, और बाकी चीजें तो दोनों में सेम आनी ही है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन, तो एक साथ दोनों मैक्सिमा ले रहे हैं, एक साथ दोनों मिनिमा ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म एज इट इज है, अंतर कहां आ रहा है, एम्पलीट्यूड में, और उनमें रिलेशन क्या है ये। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाते, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगा सकती, तो इस पे क्यू ई और क्यू वी भी कटने चाहिए, इस तरह का मैं ऐसे याद रखता हूं, क्यू ई और क्यू वी बी
इस तरह से इक्विलिब्रियम टाइप का कुछ सोच लेता हूं तो ई की वैल्यू सी बी ये याद रहती है। ये बस याद करने का तरीका है। रियल प्रूफ बियॉन्ड स्कोप है। हाँ, ये इसी से लिखा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव में इसके पहले मैं ये लिख देता हूं, इंटेंसिटी की जगह हेडिंग ये रिलेशन बिटवीन E and B amplitudes। वंस अगेन ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जेई मेन का। एक इक्वेशन दी होती, दूसरी पूछी होती। मतलब ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेंस वालों को बहुत मजा आता है पूछने में। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी यही तो थी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड खुद, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा है ना, ये मैंने इसको थीटा माना है, इसको थीटा माना है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये एनर्जी लिखी। क्या? कौन सा मिनिमल है? एक पॉइंट की कम हो गई, किसी दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि एक ही पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मिनिमा है तो बगल वाले पे मैक्सिमा होगा ना। जैसे इस पे एनर्जी नहीं है तो इस पे मैक्सिमम है, जब इस पे नहीं है इस पे मैक्सिमम है, ठीक है ना। स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, दोनों एक साथ मैक्सिमा, दोनों एक साथ मिनिमा। एम्पलीट्यूड कहां इक्वल है? रेशो सी है ना उनका। बस इतना याद रखना है, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे हमने निकाला तो ई नॉट की वैल्यू सी बी नॉट आई, ठीक है। वंस अगेन रियल प्रूफ्स बियॉन्ड स्कोप हैं जिसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस यूज होंगी, तो अपन को वो सब नहीं कर पाएंगे। हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि याद करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि दोनों एनर्जी बराबर की, एक रिलेशन आ गया। एक हमने याद कर लिया है, कौन सा? C इक्वल टू 1/एप्सिलॉन म्यू जीरो। दरअसल मैक्सवेल की दो इक्वेशन लगाते हैं, एक में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, वो इक्वेशन लगाने पे एक रिलेशन आता है, और दूसरी इक्वेशन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उल्टा, उससे एक रिलेशन आता है। हाँ, ये रिलेशन अपने आप प्रूव हो जाता है, जिससे उन्होंने प्रूव किया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो अपन इतने कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं जाएंगे, बेहतर है हमें दो रिजल्ट ये याद कर लेंगे। मैंने पुरानी क्लासेस में एक दो बार प्रूफ बताने की कोशिश की है, ऊपर से निकल गया था सब कुछ इसलिए मैं रिपीट नहीं करता है। एडवांस के सिलेबस में होता तो जरूर मैं प्रूफ बताता। चलो फिलहाल ये दोनों हो गए। थर्ड पॉइंट हम एनर्जी लिखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी, एनर्जी पर वॉल्यूम, टोटल एनर्जी लिखता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ वेव पर मीटर पर वॉल्यूम, या एनर्जी डेंसिटी। तो ये हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका एवरेज, और हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये एवरेज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये एवरेज टोटल एनर्जी, और एवरेज कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और 1/4 म्यू जीरो बी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी इक्वल है, तो ऑन एन एवरेज आधी आधी एनर्जी दोनों में बटी हुई है।
इसका मतलब मैं इस टोटल को ये लिख सकता हूं, ऑब्वियसली इसी टोटल को ये भी लिख सकता हूं 1/2, सॉरी, ये प्योर इलेक्ट्रिकल भी लिख लूं, प्योर मैग्नेटिक भी लिख लूं, ये काफी हद तक ऐसा हो रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये दो एनर्जी थी। अब आप इसको हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख लो या हाफ के ए स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। और ये दो ऑन एन एवरेज इक्वल होंगी। इक्वल होंगी उसका सबूत दे दूं, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते तो v की वैल्यू v नॉट साइन थीटा थी, एवरेज लिखो कितना बनेगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, तो 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा ए, याद आया, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, वी की वैल्यू आ गई है ए ओमेगा, छापो इसको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, तो एम ओमेगा स्क्वायर कितना है, कितना है, हो गया प्रूफ। और पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा और साइन थीटा का एवरेज यही बनता, तो एसएचएम में भी टोटल एनर्जी जो हाफ के स्क्वायर की थी वो आधी आधी ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूटेड थी। और याद करें आप, मैंने एनर्जी के ग्राफ बनाए थे, एक ऐसा था और एक ऐसा था, याद है, दोनों ग्राफ बिल्कुल एक से ही तो थी, और एक से थे तो उनका एवरेज वैल्यू भी तो सेम आएगी, बस खिसके हुए थे, जब एक मैक्सिमम थी दूसरी जीरो थी, जब ये जीरो थी ये मैक्सिमम थी दूसरी वाली जीरो थी, तो ऑन एन एवरेज आधा आधा ही तो बटेगा। तो सिर्फ यहां नहीं हो रहा है, एक और जगह हुआ था, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इस टोटल को क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c लिख सकते हैं, इसी को हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस वाले का एवरेज निकालते, इस वाले का एवरेज निकालते तो क्या बनता, टोटल बाय 2, टोटल बाय 2, झिल गया है। और वजह हाफ एल आई स्क्वायर का निकालते एवरेज आ गया टोटल का आधा, पक्का समझ गए। तो एसएचएम में भी टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में बटी हुई है, एलसी ऑक्सीलेशन में भी टोटल एनर्जी आधी आधी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में बटी हुई है, और ये भी काइंड ऑफ एलसी ऑक्सीलेशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस, तो इनमें भी टोटल एनर्जी आधी आधी दोनों जगह बटी हुई है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन पूछते तो 1/4 आता, इसका पूछते 1/4, टोटल पूछते तो 1/2, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें या ये वाला, तो हम इसीलिए यहां पीक हम यूज कर पा रहे हैं, अगर हम इंस्टेंटेनियस यूज करते तो ये टर्म मिलता, समझ गए, लेकिन फिर ये वाली भी लिखते तो टोटल करते तो एक इसका 1/2 आता, एक ट्वाइस हो जाता दोनों एनर्जी लेने की वजह से, दोनों फैक्टर कट जाते, आंसर ये आता। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी याद कर ले रहे हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई कौन सा, ई पीक, ई नॉट इज पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, आरएमएस नहीं है।
तो मैं इससे एक चीज लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ कैसे निकालूं? एक मीटर क्यूब में कितने टोटल फोटॉन्स होंगे? मतलब इसे फोटोन डेंसिटी कह दूं ना। तो एनर्जी पर मीटर क्यूब अपॉन, ये समझ में आया? एक मीटर क्यूब में टोटल एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। और ये कितना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई पीक स्क्वायर बाय एच एफ। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे ये वाला, वो तो बस हमने ये बताया कि निकाल कैसे सकते हैं, कि अगर आपको एनर्जी पता है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है। छापो। और लास्ट डिस्कशन इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, और ये हम कैसे सोचते हैं कि कंसीडर अ बीम, एक बीम कंसीडर करिए जिसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। सी की स्पीड से ऑब्वियसली मूव कर रही होगी। तो अगर मान लीजिए कोई एक प्लेट होती, ये प्लेट होती, तो एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेट इन टाइम टी, अगर मुझे यह निकालना होता कि टाइम टी में कितनी एनर्जी रिसीव की, तो मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम ए सी टी। सोचो क्या लिखा है, इसने कितनी एनर्जी स्टोर की, टी टाइम में वेव जितनी मूव कर गई होगी उतनी वेव टकरा गई होगी। इसने एनर्जी कितनी रिसीव की, तो टी टाइम में कितनी वेव मूव करी, सीटी वेव टकरा गई होगी, और इसने अपना पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। मैं मान रहा हूं ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो इस पे एनर्जी कितनी गिरी, तो टी टाइम में कितनी वेव इससे कोलाइड कर गई, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो इस पे गिर गई। रटना मत, समझ गए? ये काफी हद तक वैसा है, याद दिलाता हूं। पानी की जेट किसी प्लेट से टकरा रही है, स्पीड भी है, तो अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड या कोलाइडेड, तो ए इंटू वी इंटू टी, ये था। ये टाइम टी में कोलाइड हुआ, तो एक सेकेंड में कोलाइड कितना हुआ, तो टी डिवाइड कर दें, तो ये वॉल्यूम कोलाइडिंग पर सेकेंड है। और याद करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, वो क्या था, लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। तो काइंड ऑफ यही है कि ये दरअसल एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट है, मतलब एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ फ्लो रेट ही हो गई कि हमने क्या किया, एरिया इनटू वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इससे टकरा गया, तो एनर्जी कितनी आएगी इतने वॉल्यूम की, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये क्या चीज है, एनर्जी डेंसिटी पर वॉल्यूम, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, ए सी टी, कर सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो क्या बना आंसर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई पीक स्क्वायर एरिया टी डिवाइड किया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई पीक स्क्वायर इनटू सी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। आ गया समझ में, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर, सी स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं है इसके अंदर, वो तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर आ गया, वो एवरेज 1/2 निकल आया, तो फ्रीक्वेंसी कहीं आ ही नहीं पाई, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो एज पर वेव थ्योरी इंटेंसिटी ये थी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अब भी यही है, गलत नहीं हुआ है, बस एक तरीका बदल गया है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर नहीं होगी, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो वो पैकेट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पैकेट, इससे एनर्जी कितनी कलेक्ट हुई, HF से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे, ठीक। तो बस एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो गया है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी पैकेट्स में ट्रांसफर होगी। डेली लाइफ में पैकेट इतने छोटे होते हैं कि हम रफली उनको कंटिन्यूअस मानते हैं। इसको क्या हो गया, चिंतन कर रहे हो, नहीं करे नहीं करे, हमने तो इतनी थी इसको, हम तो यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना कितनी एनर्जी थी। आप प्लेट भूल जाओ, एक हाइपोथेटिकल एरिया है, उस एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, हम ये देख लें, एब्जॉर्ब की जगह क्रॉस्ड सोच लो, एक मिनट, एक चीज और लिख लिया ना, अब तो लिख लिया, बड़ा अच्छा लिखा, चलो। हाँ, इसमें एक और चीज मैं अभी बता ही देता हूं, बाद में बताने से अच्छा है, रेडिएशन प्रेशर। दरअसल आपको पता है कि फोटॉन्स के पास एनर्जी तो होती ही है, मोमेंटम भी होता है, ईच फोटोन कैरीज एनर्जी कितनी, HF, मोमेंटम H by लैम्डा,
क्लियर? और एनर्जी कितनी है? hc/λ। तो ये फोटोन के पास एनर्जी hc/λ है, मोमेंटम h/λ है। ऑब्वियसली नॉर्मल में मोमेंटम कितना होता है? mv। एनर्जी होती है हाफ mv² होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m होता है। लेकिन यहां कुछ और है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और है, pc है, मोमेंटम इनटू स्पीड। तो कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल मास की तरह नहीं है। हम इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी नहीं कहते हैं फोटोन की, ये फोटोन की इंटरनल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती तो हाफ mv² टाइप का फॉर्मूला लगता ना, तो ये फोटोन की इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, मोमेंटम कितना है? h/λ, और ये दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं फोटोन की। तो एनर्जी हम pc लिख सकते हैं। तो अगर फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो मोमेंटम भी तो ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि कंसीडर अ प्लेट एब्सॉर्बिंग अ बीम, ये प्लेट अगर मैं कंसीडर करूं, बिल्कुल पिछला ही फिगर में बना रहा हूं, ये बीम c की स्पीड से आ रही है, एरिया a है। तो अब अगर हमें निकालना होता फोर्स ऑन प्लेट, तो इसे मैं कह सकता हूं मोमेंटम रिसीव्ड पर सेकेंड। सोचो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स है। एक सेकेंड में कितना मोमेंटम इसने रिसीव किया, और मोमेंटम एक सेकेंड में कितना रिसीव किया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग पर सेकेंड या एब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड इनटू मोमेंटम कैरीड बाय वन फोटोन। सोचो, एक फोटोन के पास मोमेंटम h/λ था, एक सेकेंड में जितने फोटोन टकरा गए उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने मोमेंटम ट्रांसफर किया, कितना वो मिल जाएगा। पहली चीज कैसे निकालेंगे बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन, तो एनर्जी कलेक्टेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय hf, h/λ। कॉमन सेंस बन रहा है। एनर्जी कलेक्टेड पर सेकेंड का फॉर्मूला, या I इंटू एरिया लिख लो, एक ही बात है। हाफ एप्सिलॉन नॉट e² इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो। मैं I इंटू ए लिख लू, I इंटू एरिया। I क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर एरिया, इंटू एरिया, तो एनर्जी पर सेकेंड बाय hf, f लैम्डा। f और लैम्डा तो कुछ अच्छा बनता है, तो IA/c यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूं तो प्रेशर कितना आएगा? क्योंकि हम तो रेडिएशन प्रेशर लिखने वाले थे, तो I/c फॉर परफेक्टली एब्सॉर्बिंग प्लेट। ये समझ में आया? ऐसी प्लेट जो परफेक्ट एब्सॉर्प्शन करती, इसका आंसर I/c आएगा। क्लियर? तो बताओ, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग क्या आंसर आता? कितना? 2I/c आया समझ में? क्यों? रिफ्लेक्ट होता तो हर एक फोटोन h/λ से जाता, वापस h/λ से आता, तो 2h/λ का मोमेंटम चेंज होता। तो जहां h/λ लिख रहे हैं वहां 2h/λ आता, तो 2I/c आता। क्लियर? चलो, मैं हालांकि वो लिखूंगा नहीं थ्योरी में। 25% रिफ्लेक्टिंग का आंसर बोल सकते हो क्या आएगा? क्या? हाँ, 3I/4c। सोचो, अगर 25% रिफ्लेक्टिंग है मतलब 75% एब्सॉर्बिंग है, तो 75% में फॉर्मूला I/c लगेगा।
और 25% में 2I/c। सही बात है। सोचो, ये 75% एब्जॉर्ब हुआ, 25% रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होने का 2I/c, एब्जॉर्ब होने का I/c, दो अलग अलग हिस्सों में निकाल दो। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल। पूरा एब्जॉर्ब कर लो तो I/c आ गया, 25% रिफ्लेक्ट कर दो I/4c, 5I/4c बन जाएगा। बिल्कुल। समझ गए? ये रेडिएशन प्रेशर, और ये बहुत अच्छा निकलेगा। आई का फॉर्मूला छापो, क्या बना? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर बना। सी से सी कट गए, और याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी यही था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो सब भी यही निकलता है इत्तेफाक से। नहीं याद आया? चार्जेस पे बाहर की तरफ जो धक्का लगता है शेल पे, उसका प्रेशर आया था ये रेडिएशन प्रेशर था। अब इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई छापो इसमें, हाफ 2 एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर बना वही। तो दरअसल ये प्रेशर का एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी यही निकलता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी यही निकलती है। तो डेंसिटी और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला एक सा होता है। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डेरिवेशंस पता हो। एनर्जी डेंसिटी इकलौती चीज याद की, बाकी से सब डिराइव करते हुए आना चाहिए। हाँ, डेली लाइफ में ये रेडिएशन प्रेशर एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। क्यों? ये सी से डिवाइड हो रहा है, इतनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड होता है, 3 × 10⁸ से। तो डेली लाइफ में ये प्रेशर नेग्लिजिबल है, अर्थ पे इसका कोई खास रोल नहीं है। लेकिन ये प्रेशर सन के नेबरहुड में इतना खतरनाक होता है कि सन के पास पहुंचना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ गए? जो सोलर रेडिएशंस का प्रेशर होता है सन के नेबरहुड में, आप समझिए सन की रेडिएशंस का प्रेशर अर्थ तक आ रहा है तो तब तक 1/r² से डिवाइड हो जा रहा है, और वो डिस्टेंस काफी बड़ा है। लेकिन सन के नेबरहुड में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, इवन। तो सन के नेबरहुड में तो इतना ज्यादा है कि वो ग्रेविटी से जीत जाता है, सन की ग्रेविटी से जीत जाता है। ये समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सन की ग्रेविटी पुल कर रही है, रेडिएशन प्रेशर पुश कर रहा है, और वो रेडिएशन प्रेशर सन की ग्रेविटी से भी स्ट्रांग होता है, वहां इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। अर्थ के नेबरहुड में, यह भी ध्यान दें, अर्थ के नेबरहुड में सन का रेडिएशन प्रेशर काफी कम है, डेली लाइफ में निगलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई प्रोब भेज रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हल्की फुल्की है, एक सैटेलाइट को अगर जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि सोलर रेडिएशन की वजह से डिफ्लेक्शन कुछ कितना आएगा। तो ये करेक्शन हैज टू बी टेकन इन अकाउंट, अदरवाइज उसकी ट्रेजेक्टरी सही नहीं होती। इवन इस प्रेशर का यूज करके नासा ने भी, और अभी स्पेस एक्स भी, 2010 में तो शायद नासा ने भी भेजा था, स्पेस एक्स भी ऐसी सैटेलाइट बना रहा है जो जिस पे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इस रेडिएशन प्रेशर से ही चलेंगी। और वो क्या होगा कि जैसे सन की लाइट ये आ रही है तो वो हमेशा अपना फेस सन की लाइट की तरफ करेंगे, रिलेटिव रोटेशन हो गया, वो अपना जो प्लेट जो रिसीव कर रही है उस प्लेट को घुमा देंगे। तो इस तरह एक मैकेनिज्म कर रखा है कि हमेशा से सन का जो थ्रस्ट है वो उस पर एक ही तरफ लगे रेडिएशंस का। तो ये रेडिएशन प्रेशर डेली लाइफ में भले ही निगलेक्ट कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम सन जैसी रेडिएशंस की बात करेंगे उसके नेबरहुड में, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। समझ गया ना कितना बड़ा? कि सन की ग्रेविटी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। क्या? मर्क्यूरी वीनस सेल्फ इल्यूमिनेटिंग थोड़ी है।
हाँ होगा शायद, होगा, लेकिन फिर भी वो सन की सरफेस से फिर भी काफी दूर है, होगा तो पक्का। बहुत मुश्किल है, हालांकि कोलाइड करने से पहले ही निपट जाएगा। हाँ, लेकिन सन के पास जाना मुश्किल हो जाता है ये रेडिएशन प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर का फोर्स इतना बड़ा हो जाता है कि हमें उल्टे थ्रस्टर चालू करने पड़ते हैं अगर सन के नेबरहुड में जाए तो। हाँ, नहीं रुका हुआ है तो उसके पास एनर्जी किसी भी तरह की नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मास के फॉर्म में एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को हम mc स्क्वायर टाइप का कहेंगे। ये तो इसका इफेक्टिव मास इससे आ जाएगा hf बाय सी स्क्वायर, एफ लिख लो, ये इफेक्टिव मूविंग मास है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं निकलेगी, mc स्क्वायर से निकलेगी। क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो नहीं करेगा ना क्या? वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसका कौन सा पार्ट काइनेटिक एनर्जी है। बताता हूं, पक्का समझ में आ गया ये सब? छाप लो, ये भी चाहो तो छाप लो, छापना हो तो। देखो, ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए, इंटरनल एनर्जी में एक मास एट रेस्ट होता m नॉट, तो इसकी एनर्जी है m नॉट सी स्क्वायर। अगर यही m नॉट स्टार्ट्स मूविंग तो इसकी एनर्जी है m नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर में जब हम एनर्जी निकालेंगे तो m की वैल्यू बदल जाएगी। मैं देखिए अलग से काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा इसमें जब मैं बाइनोमियल लगाऊंगा। v इज वेरी वेरी मच लेस देन c, तो इसी को लिखूं m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस में 1/2, या माइनस करो और ऊपर -1/2 लगा। यहां तक ठीक है? इसी को खोलूं, m नॉट 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अप टू सो ऑन, बहुत सारी सीरीज बनेगी, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n सी स्क्वायर। इसको खोलो, m नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ m नॉट वी स्क्वायर। ये चल रहा है, सी स्क्वायर कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर बचा प्लस एक्स्ट्रा। और अब आप क्लासिकल मैकेनिक्स से सोचो कि मूविंग मास के पास दो तरह की एनर्जी है, खुद की मास की एनर्जी तो है ही, एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है। ये समझ गए? तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलना नहीं है, तो जो कांस्टेंट है वो लिखने की जरूरत नहीं, बदल क्या रहा है ये वाली चीज। तो हमने कहा जब वो मूव करने लग गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है? और असली में वो क्या है, जब वो मूव करने लग गया तो उसका इफेक्टिव मास बढ़ गया, तो उसके एमसी स्क्वायर की वैल्यू बदल गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज ही नहीं है, जो भी है वो मास हैवी हो गया वो, और उसका जो मास में गेन है वही इनडायरेक्टली उसकी काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कॉमन सेंस बिल्कुल ही बदल जाते हैं कि जिंदगी से हम कहते आ रहे हैं एक मूविंग मास है उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अचानक हम कहने लगे नहीं वो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ एम सी स्क्वायर है।
ओवरऑल हम इसमें जितना अंदर जाएंगे उतना कंफ्यूजन होंगे, इसीलिए हम ज्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं उसको काइनेटिक एनर्जी नाम क्यों नहीं दे रहा था फोटोन को। क्यों? फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। और ये स्पीड कितनी होती है? c। तो ये भी 0, ये भी 0, 0/0 तो इंडिटरमिनेट है। तो इस सब तरह के फॉर्मूले का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता फोटोन के केस में। क्लियर? सिलेबस में नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए लिखा मैंने। क्या नहीं है ना? मास बदलता है, यही तो बात है कि मास बदल सकता है। अगर कोई चीज तेजी से मूव कर रही है मतलब वो मास गेन कर रही है इनडायरेक्टली, हैवी हो रहा है वो। तो उस फ्रेम का मास हो गया ना, मास भी तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया, मास भी तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। तो अगर मैं सी की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरे फ्रेम में सब सी से जा रहे हैं, तो मुझे सबके मास इनफाइनाइट दिखेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो हाँ, तो फोटोन का फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं ना। हाँ, कम होता है मतलब? कम तो एक रिलेटिव चीज है ना यार, कम होता है तो किसके रिस्पेक्ट में कम है? एब्सोल्यूट कम का तो कोई मतलब ही नहीं ना। हाँ, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो नॉर्मल मैकेनिक्स से, मैक्सिमम चीजें नॉर्मल मैकेनिक्स से काम कर जाती हैं, जब तक कि स्पीड 99% से ऊपर नहीं होती सी के, तब तक नॉर्मल मैकेनिक्स काम करेगी। वो टाइम वाइम छोड़ो, 99% और अच्छा खासा परसेंटेज हो गया ये। 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, फिर भी हम रफली मान लेंगे हमारे काम चल रहे हैं, और हमें तो 100% पे भी मानना है, हमारे तो सिलेबस में नहीं है ये चीज। चलो, बहुत हो गया जनरल नॉलेज। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 1, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव represented as E is equal to 20 मिली न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन ऑफ 2 पाई इंटू 10 पे 15 टी प्लस के जेड। मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, इन फ्री स्पेस। अब दिमाग लगाना है। पहला, फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है। एक मिनट, एक और पूछ लेता हूं। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड।
नहीं, जो के एक्स लिखता, के एक्स की जगह के जेड लिखा है, इसका मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस या माइनस, क्योंकि यहां प्लस यूज किया है तो माइनस में जाएगी, और यहां जेड यूज किया है तो ये नेगेटिव के कैप में, और फ्री स्पेस में जा रहा है, मतलब स्पीड 3 × 10 पे 8। एक मिनट, मैंने 2πf सही लिखा, सही, ठीक। अब ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशन है इसमें। चलो देख लो, देखते हैं कितने गंदे हैं आंसर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, पहले का आंसर माइनस के कैप, और वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां ये प्लस है मतलब नेगेटिव में, इसने कहा जेड, यहां एक्स होता तो आई कैप, वाई होता तो जे कैप, तो ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पहला पार्ट। के एंड लैम्डा, तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा 2π × 10 पे 15 है, इसको 2πf से कंपेयर करो तो फ्रीक्वेंसी 10 पे 15। वेवलेंथ, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो लैम्डा की वैल्यू 3 × 10 पे 8 बाय 10 पे 15, 3 × 10 पे -7, 3000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट लिखी थी, 3000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मिल गया। अब फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी निकालने का तरीका आप एच एफ अगर लगाते, तो एच एफ में एक दिक्कत है कि इससे आंसर आपका किस में मिलेगा, जूल में, समझ गए? तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10 पे 15 बाय 1.6 × 10 पे -19, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो या तो आप ऐसे करो, या हम सीधे 12400 बाय 3000, 413 413 है ना, ये 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। और जूल में निकालते तो जूल में बड़ा अच्छा आंसर है, 6.6 × 10 पे -19। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है कि 2π/λ या ओमेगा बाय सी से निकाल सकते हैं, 2π/λ, और लैम्डा कितना है हमारा 3 × 10 पे -7, तो 2π/3 × 10 पे 7 पर मीटर, ऐसा यूनिट पर मीटर है इसकी, तो ये के की वैल्यू, तो ये आंसर 2π/3 10 पे 7, लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी 6.6 × 10 पे -19। पक्का क्लियर है कैलकुलेशन? चलो अगला, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं, E²C, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10 पे -12, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 मिली 10 पे -3 होल स्क्वायर, C 3 × 10 पे 8, यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो ये बना 8.85 इंटू 40, सॉरी 400 बाय 2,
200 इंटू 10 पे -6 इंटू 3 इंटू 10 पे 8, -12 कहां चला गया, 10 पे -12, सॉरी, ठीक है। तो -6, 8 और 2 10, 3 और 2 6, 8.85 इंटू 6 इंटू 10 पे 4, 10 पे -8, ये आया। तो ये कितना, 48 और 5 53। तो ये थर्ड का आंसर मिला हमारा 5.3 इंटू 10 पे -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये ऑन सॉल्विंग करके आ गया, ठीक। अगला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब, तो ये हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब अपॉन HF, और इसी को लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और फिर से कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं है, इसको लिखा I बाय C बाय HF, ठीक है। I कितना था, इंटेंसिटी, ए 5.3 इंटू 10 पे -7, C था 3 इंटू 10 पे 8, और HF की वैल्यू हम लिख चुके थे। HF क्या है, ये SI यूनिट में 6.6 इंटू 10 पे -19, ठीक है। 6.6 और 3 20 बन गए, 20 10 पे माइनस, मतलब 10 पे 4 ऊपर चला गया, 11 10 पे 4, और ये 5.3 ये बना, तो 2.65 इंटू 10 पे 3, तो इतने फोटोन 1 मीटर क्यूब में रहे होंगे। तरीका समझ में आया। एनर्जी स्टोर्ड 1 मीटर क्यूब में एनर्जी कितनी थी, वो एनर्जी डेंसिटी ही है, अपॉन HF, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया, इसको I बाय C लिखा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सही है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट था, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट E बाय C, E बाय C 3 इंटू 10 पे 8, बाकी कॉपी पेस्ट, ये आएगा। तो बस ये बना 2 बाय 3 मतलब 0.6, या इसको हाँ 6.6 कर लो, इंटू 10 पे -11 टेस्ला, टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सिंपली E बाय C कर दो, E का जो भी एक्सप्रेशन था उसको C से डिवाइड कर दो, बाकी सब एज इट इज। हाँ, अंतर ये आएगा कि अगर ये X में है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर Y में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये अगर X है, ये अगर Y है, ये Z है, ऐसा। चलो
लास्ट पूछा है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ, तो सिंपल सी बात है, ये आंसर है टोटल इंटेंसिटी बाय 2, क्योंकि आधी आधी इंटेंसिटी दोनों में थी, आधी इलेक्ट्रिक में होगी आधी मैग्नेटिक में होगी, तो इसका जो आंसर आया उसका आधा कर दो, 2.65 इंटू 10 पे -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशंस थे इसके। तो डिस्कशन में बस एक चीज याद रखनी थी आपको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर मीटर क्यूब क्या थी, ये थी। इंटेंसिटी निकालनी है तो आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया सी टी बाय एरिया टाइम, ये इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी भी डिराइव कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक ही बात है, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ई बी और सी। सी जेड में था, ये एक्स में था, तो ये वाई में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये एक प्लेट है, तो यहां से लाइट गिर रही है, इसकी इंटेंसिटी 20 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वेवलेंथ 5000 या 2500 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लेते हैं 6 वोल्ट। अब इसमें एज्यूम दैट ओनली 0.1% ऑफ फोटॉन्स कैन emit electrons। हर फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 1000 फोटोन में से सिर्फ ऑन एन एवरेज एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब हमसे पूछा होता एंड ऑल्सो एज्यूम saturation, photo current, find current, photo current, kinetic energy min and max at cathode, काफी अच्छा क्वेश्चन है, min and max at anode, और इतना ही बात है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। और देखिए, तो क्योंकि यहां मैं ये यूज करने वाला हूं कि 0.1% ऑफ फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं क्वांटम इफिशियंसी। क्वांटम इफिशियंसी ही 0.1% है, मतलब कितने फोटोन पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मतलब अगर आप 1000 फोटोन डालोगे, अंदर 1000 फोटोन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उन 1000 में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर तक निकल पाएगा, बाकी सब वहीं कोलिजन में एनर्जी लूज कर देंगे। इट मे बी पॉसिबल कि सभी के सभी फोटोन, कुछ फोटोन बिना टकराए ही बाहर निकल जाएं,
काफी खाली जगह होती है, समझ गया ना। फोटोन के लिए तो बहुत ही ज्यादा खाली जगह है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है फोटोन किसी से टकराई ना। आप इसको कंटिन्यूअस सॉलिड नहीं मान सकते, समझ गया ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम 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 उनके बीच में भी तो अच्छा खासा गैप है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है फिर इलेक्ट्रॉन्स और खाली जगह है, मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है। किस ऑर्डर का? 10 पे 5 रेशो 1 ऑर्डर का, मतलब 1 में भरा है और 10 पे 5 में खाली है। तो ये समझ पा रहे हो कि कुछ फोटोन ऐसे होंगे शायद वो किसी से ना टकराएं और सीधे निकल जाएं। इसीलिए क्वांटम एफिशिएंसी 1 हाइपोथेटिकली है कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। पहली बात तो टकरा जाए, टकराने पे इलेक्ट्रॉन भी बिना कॉलिजन किए या कॉलिजन करने पे भी एनर्जी इतनी बचे कि बाहर निकल पाए। ठीक, मीनिंग समझ में आई क्वांटम एफिशिएंसी की। अब यहां एक और टर्म मैंने ले रखा है, कहां गया? सैचुरेशन। ये सैचुरेशन क्या कह रहा है? जो भी इलेक्ट्रॉन यहां आया है वो वहां पहुंच गया है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं है। ये बात समझ में आई? हर वो जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है वो वहां तक पहुंच गया है। पक्का समझ गया सैचुरेशन का मतलब? मींस हम ग्राफ में यहां आ चुके हैं। क्लियर? हर वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वो रीअब्सॉर्ब एक भी नहीं हुआ, सबके सबको हमने वहां तक भेज दिया। क्लियर? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मूला निकालूं तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज इक्वल टू एफिशिएंसी, परसेंटेज में है तो एफिशिएंसी बाय 100 इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ये फील आया? और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट का फॉर्मूला एनर्जी इंसिडेंट बाय एच एफ। ये समझ में आया? कितनी एनर्जी गिरी, उस एनर्जी में कितने फोटॉन्स थे, एच एफ से डिवाइड कर दो। लेकिन दरअसल हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड निकाल रहे हैं, तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। सोचो, फॉर्मूला नहीं है, आपको कॉमन सेंस है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने थे, आपको पता है कि हर 1000 पे एक निकलता है, तो ये 1/1000 तो ये फैक्टर है। अब कितने फोटॉन गिरे, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिरी बाय एच एफ, और न्यूमरेटर क्या है? आई इंटू एरिया। सोचो, आई क्या है? एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया मल्टीप्लाई कर दो बाय एच एफ। क्लियर? लेकिन वैसे हमसे पूछा था करंट कितना निकलेगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक सेकंड में इनटू ई। सोचो, ये समझ में आया? इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड निकल आएगा। क्लियर? आ गया आंसर? तो क्या ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस है, सब कुछ कॉमन सेंस है इसमें। कितनी एनर्जी गिरी, एच एफ से डिवाइड किया, कितने फोटोन गिरे, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई किया, कितने इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन हमें करंट निकालना है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं कितना ऑर्डर का आता है। 10 पे -3 इंटेंसिटी बच्चे की कितनी है? 20 मिलीवॉट। तो 20 इंटू 10 पे -3, कितने माइनस है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पे -4। एच एफ, एच एफ, एच एफ कितना है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? 12400 बाय 2500। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 48। ठीक है, और 4.96। आया समझ में? क्या 5? मैं
ओके ये बोल रहे हो, हाँ हाँ, अप्रोक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं ये ऊपर ई छोड़ रहा हूं और इधर से एक 5 ई छोड़ रहा हूं, ये समझ में आया? पक्का कि ये भी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी तो अच्छी बात है, ये कट जाएगा। अब करंट कितना आएगा? 20 और 20 40, तो ये 40 बना, 80 बना, मतलब ये 80 बना, इंटू 10 पे कितना कम आया? 10 पे -10, 8 नैनो एम्पियर। समझ गया ना? 8 नैनो एम्पियर, ठीक है, काफी कम आता है इसमें। देखो मिली वॉट, जो अपन छोटी लेजर आती है ना जो मार्केट में मिलती है, वो मिली वॉट के ऑर्डर की होती है, तो उन लेजर से करंट मारोगे तो नैनो एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो यहां अगर हम क्या करें, ये मिली वॉट की जगह बढ़ा दें, क्वांटम एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा दें, तो माइक्रो एम्पियर का आ जाएगा। मतलब ये करंट काफी कम होता है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल ये समझाने के लिए था कि प्रैक्टिकली दो चीजें मैंने यहां एक्सप्लेन की, कि ये क्वांटम एफिशिएंसी कम होती है, ऐसा नहीं होता कि 1 के आसपास होती है, कि या तो फोटॉन्स टकराए ना, और टकराएं और इलेक्ट्रॉन फिर भी कोलिजन में एनर्जी लूज कर जाए। तो ये क्वांटम एफिशिएंसी की मीनिंग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। कॉमन सेंस से हमने फॉर्मूला डिराइव किया करंट का। ठीक है, और यहां पे ये मैंने न्यूमेरिकली बताया कि करंट काफी कम होता है। ठीक है, मतलब इजी टू डिटेक्ट नहीं है, तो आपको यहां वोल्ट एमीटर से नहीं करते, गैलोमीटर लगाना पड़ता है, जो छोटे से छोटे करंट को सेंस कर सके। लिखो, हाँ तो खाली निकल गया ना मैक्सिमम, खाली जगह है ना मैक्सिमम। अगर तुम नहीं तो, अब गिरे ही मान लो 100 में से एक आध ही टकरा रहा है, अब उनमें से इलेक्ट्रॉन 4-5 में से 2-3 भी निकल गए, क्यों? सुनो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन के लिए फिजिकल कोलिजन होना जरूरी नहीं है, चार्जेस हैं, बगल से भी निकल जाए ना तो भी कोलिजन माना जाता है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेट फोटो करंट हम निकाल चुके हैं, और ये जो हमने वैल्यू निकाली है, अगर हम ग्राफ बनाए तो ये जो वैल्यू निकली है ये हमारी 8 नैनो एम्पियर है। और हमसे पूछा जाता है ये वैल्यू कितनी है, वोल्टेज के साथ ग्राफ बना रहा हूं, तो ये वैल्यू कितनी है? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 3, तो ये वैल्यू -3 वोल्ट। झिल गया? ठीक है, पूछा नहीं हालांकि। और ये कितने? 6 वोल्ट पे, 6 वोल्ट जब लगाया तब करंट 8 नैनो एम्पियर था, और 3 वोल्ट लगाते नेगेटिव का तो 0 हो जाता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करता। अगले दो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बताओ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम एट कैथोड, जस्ट इससे बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या होगी? 0 से 3, 3 मतलब यही 2.96 है। ठीक है, समझ गए? एट एनोड, अब ज्यों ही जब ये यहां से पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये एक्सीलरेट कर रहा है, पॉजिटिव है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी में ग्रोथ कितने की होगी? कितनी? 6 वोल्ट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया? देखिए 6 वोल्ट से एक्सीलरेट कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तो जो 0 थी वो कितनी हो जाएगी? 6, और जो 3 थी वो 9। आया समझ में?
पक्का समझ गया ना क्या हुआ? सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो जो स्लो है उनकी भी बढ़ी है, जो फास्ट है उनकी भी बढ़ी है। तो यहां अगर रेंज देखते तो कुछ ज्यादा मिलती। मींस ईच इलेक्ट्रॉन is accelerated by potential difference 6 volt. That's why kinetic energy gain is 6 electron volt for each and every electron. और क्यों हम ऐसा कर पाए? सैचुरेशन है, तो ये भी पहुंच गया और ये जीरो वाला भी पहुंच गया। नहीं, टच क्यों कर रहा है? पहुंच ही गया, अब टच क्या? अगर यहां पे उसके पास स्पीड है तो जस्ट टच करना थोड़ी हुआ, हिट करना हुआ ना। हम ये कह नहीं रहे कि जस्ट सैचुरेशन है, हमने ये कहा कि जस्ट सैचुरेशन है, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो दरअसल हमारा फोटो करंट का एक्सप्रेशन आया, फोटो करंट ये एफिशिएंसी बाय 100 आई ए एच एफ इंटू ई। तो देखिए करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बिल्कुल सही, आई और ए, ठीक है। लेकिन ये बात देखिए, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, टारगेट मेटल पे तो डिपेंड करती ही है, साथ में फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। जो एफिशिएंसी है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, और एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। समझते हैं? सोचो, एक टारगेट मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 2 है, यहां से एक लाइट डाली जिसकी 2.001 थी, एक लाइट डाली जिसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है, इसके फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस ज्यादा है। सोचो, अब ये तो एक्सेस इसने एनर्जी कितनी दे रखी, इतनी, हल्का सा कोलिजन हुआ ये बाहर नहीं निकल पाएगा, किसी भी तरह से ये रिटार्ड हो गया तो ये निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन ये कई कोलिजन अफोर्ड कर सकता है, ये समझ पा रहे हो? तो इसके केस में निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये वो केस है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर जाता है। तो दरअसल हम इसका फॉर्मूला देखें तो ईटा इंटू आई बाय एच एफ बाय 100 ई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, और ये ऑलमोस्ट कंपेंसेट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ये दो फैक्टर कंपेंसेट हो जाते हैं। प्रैक्टिकली इसका कोई लॉजिक नहीं है कंपेंसेट होने का, ठीक है। बस ऐसा है कि प्रैक्टिकली जितने मेटल लिए गए, सीजियम, लिथियम या जो भी है, पोटेशियम, उन सब पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन सब में जब ये देखा कि ये ऑलमोस्ट कंपेंसेट हो रहे थे और इंडिपेंडेंट आ जा रहा था। तो हम मैथमेटिकली नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इफिशियंसी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाते हैं, लेकिन पर फोटोन जो निकालने की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, हमने 10 वॉट की लाइट डाली, 10 वॉट की लाइट डाली, इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3f है, या इसका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n1 और n2 की बात करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां ज्यादा होंगे। सोचो, हर फोटॉन की एनर्जी कम है तो फोटॉन ज्यादा बनेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n लेता हूं, ये होंगे। लेकिन इफिशियंसी की बात करें तो चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है। तो एक तरफ इफिशियंसी बढ़ गई, एक तरफ नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, वो फैक्टर कंपेंसेट हो जाते हैं। इसीलिए हमें अगर पूछा जाए कि इफिशियंसी या करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कहेंगे।
मतलब ये एक्सपेरिमेंटली निकला कि फ्रीक्वेंसी बदलने पे ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया इंटेंसिटी में, तो रफली हमने कांस्टेंट मान लिया। कौन सा? हाँ ऐसे समझ सकते हो, नंबर ऑफ पैकेट बढ़ गए लेकिन पैकेट की टेंडेंसी कम हो गई बाहर निकल पाने की। जैसे भी समझो। चलो आगे समझ में। चलो तो दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगाना। क्वेश्चन वन, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ई नॉट साइन 2 पाई इंटू 10 पे 14, 15 ही कर देता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई देता हूं, 15t इंटू कॉस ऑफ, ये 4 पाई कर देता हूं, 2 पाई इंटू 10 पे 15t। के एक्स मैंने लिखा नहीं जबरदस्ती, इतना बड़ा लिखना पड़ता तो मैंने ओमेगा टी वाले टर्म दे दी। लाइट फॉल्स ऑन metal plate of थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कर देता हूं। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक छोटी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन में। क्या दिक्कत है? ये तो आड़े टेढ़े फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सीडी फॉर्मूले का उल्टा वाला लगाओगे तो ये दो साइन वेव के समेशन में टूट जाएगा। ये फील आ रहा है? और दो साइन वेव का समेशन क्या कह रहा है, वो जो दो साइन वेव टूटेंगे उनके ओमेगा टी अलग अलग होंगे। ये सोच रहे हो? ओमेगा टी अलग अलग होगा तो अब उनको कम फेजर से तो कंबाइन कर नहीं सकते, कर पाते तो यही कंबाइन हो जाता ना, सिंगल साइन में बन जाता। तो दो साइन वेव में टूटेगा, इसका मतलब क्या है, दो साइन वेव का समेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब दरअसल दो वेव फेंक रहे हैं बस। इसका मतलब सिंपली ये है कि दो लाइट एक साथ फेंकी। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ई दिया होता 3 sin 10 पे 15t प्लस 4 cos 10 पे 14t प्लस 5 sin 10 पे 13t। साइन कॉस से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा चाहिए। तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसका तीन चीजों का समेशन है। इसका मतलब तीन साइन वेव हमने फेंकी है। समझ गए? जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 पे 15/2 पाई, झिल गए? 10 पे 14/2 पाई हर्ट्ज और 10 पे 13/2 पाई हर्ट्ज। तो ये हमने तीन फ्रीक्वेंसी भेजी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आया? तो अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सीडी फॉर्मूला कुछ लगा के साइन के समेशन में तोड़ो। डिफरेंट साइन वेव का समेशन मतलब डिफरेंट लाइट हमने फेंकी है। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे, साइन वेव के इंडिविजुअल समेशन है।
सबका करेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं सी से डिवाइड करके, फिर सीडी फॉर्मूले का उल्टा लगा के कंबाइन कर दो, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टॉपिक आएगा, उसमें करेंगे हम वो सब। क्वेश्चन 2 और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। इस पे मैं फोटॉन्स फेंक रहा हूं चारों तरफ से, क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। चारों तरफ से आइसोलेटेड मेटल स्फीयर पे फोटोन गिर रहे हैं, और फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये फोटोन गिर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी f है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, hf इज ग्रेटर देन फाई। समझ गए? अब मैं क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा हूं कि फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर when photo electric emission stops। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? सर्किट कंप्लीट तो है नहीं। अगर इसी को मैं ग्राउंड कर देता तो फोटो इलेक्ट्रिक कभी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ज्यों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते इस पर पॉजिटिव चार्ज आता, वापस से इलेक्ट्रॉन अंदर आते वही बाहर निकलते, सर्किट कंप्लीट हो जाता। आइसोलेटेड रखा है तो समय के साथ ये पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। ये समझ में आया? और कब तक? जब तक कि बिल्कुल पूरे वापस नहीं आ जाते, मतलब जब तक कि ये इसका वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम नहीं कर लेता। एज्यूमिंग, अगला पार्ट, इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I एंड क्वांटम एफिशिएंसी eta, find time when this occurs। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो ही बात। दो ही बहुत हैं, छोड़ो, नहीं कर रहा हूं तीसरा। हाँ, पहला क्वेश्चन लगा दिया सीडी फॉर्मूला। तो सीडी फॉर्मूला साइन कॉस है, तो हमें तो फर्क पड़ नहीं रहा है वैसे कि साइन है कॉस है क्या बनेगा। तो साइन में 6 पाई इंटू 10 पे 15 प्लस साइन इंटू 2 पाई इंटू 10 पे 15। क्लियर? ई नॉट बाय 2। अब हम देखें तो यहां से फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पे 15 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 10 पे 15 हर्ट्ज। अब लैम्डा एफ, तो इसका लैम्डा निकालें, तो लैम्डा की वैल्यू सी बाय एफ 3 इंटू 10 पे 8 बाय 10 पे 15, 3000 एंगस्ट्रॉन। 3000 एंगस्ट्रॉन मतलब एनर्जी 12400 बाय 3000, ठीक है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी एनर्जी तो 3 गुनी होगी, तो 12400 बाय 3000 की जगह 1000 आएगा, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ में? तो वर्क फंक्शन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डिसाइड करेगा। तो ईवी स्टॉपिंग इज इक्वल टू 12.4, उसका कितना था 5000, 5000 तो 2.48
ये आया तो कितना बना 10.92 9.92 सॉरी, तो V स्टॉपिंग आ गया 9.9 वोल्ट। समझ गए? बड़ा अच्छा समझे। चलो तो ध्यान रखना इस पर, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फर्स्ट वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते जाएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और इसका पोटेंशियल होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और जब ये पोटेंशियल ही स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। और यही हमारा HF माइनस 5, समझ गए, बाय E। ये गलती मत करना, ये समझ गए, ये वोल्टेज लिखा है और HF माइनस 5 एनर्जी लिखी है, E से डिवाइड करोगे तब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। शायद चार्ज पूछा था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R HF माइनस 5 बाय E। पक्का समझ गया क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने उसको भी रोक दिया, और दरअसल होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एब्जॉर्ब होने लगेंगे, ये समझ गए, और जो सबसे तेज होगा वो इंफिनिटी पे जाके वापस आ जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो हाफ mv² प्लस KQE बाय R, और इंफिनिटी पे जाके दोनों जीरो, तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, यही KE मैक्स है। एक नेगेटिव देखो, और KE मैक्स ही HF माइनस 5 था, आ गया आंसर। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, लेकिन वो वापस जाएंगे और फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। किसमें ऐड क्या होगा? ऐड क्यों होंगे? दो अलग अलग फोटॉन्स है ना, ये फोटोन अलग है, वो फोटोन अलग है। वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है, 2.4 माइनस करो, वहां तक जाएगी। ये वाला जो निकाल रहा है, ये बड़ा निकाल रहा है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करेगा ना। ऐड वैड कुछ नहीं होगा, दो अलग अलग फोटोन है, इंडिपेंडेंट है। सिंपली दो तरह के फोटोन डाले, लेकिन ये कुछ इसका एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का। आंसर लिख लो पहले के। चलो, एज्यूमिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I, क्वांटम एफिशिएंसी ये। तो अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। हालांकि एक हाइपोथेसिस हम ये मानेंगे कि करंट कांस्टेंट है, मतलब एफिशिएंसी इसकी कांस्टेंट है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट एज्यूम्ड, क्योंकि एफिशिएंसी कांस्टेंट। तो एफिशिएंसी थी ईटा, ईटा एफिशिएंसी है, तो ईटा बाय 100 इंटू आई इंटू ए समझ में आया, 4 पाई आर स्क्वायर बाय एच एफ इंटू ई इंटू टी इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू वो, ये समझ में आया कैसे निकाला, करंट इंटू टाइम, ये चार्ज आता और ये इसके बराबर। हमने माना कि करंट थ्रू आउट कांस्टेंट था, करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो थ्रू आउट कांस्टेंट रेट से निकल रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एफिशिएंसी कांस्टेंट है, क्योंकि इस पूरे में यही एक वेरिएबल हो सकता था, लेकिन वो कांस्टेंट है, लिखा है, गिवन है क्वेश्चन में एफिशिएंसी। तो करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज क्या है ये, तो नहीं, इंटेंसिटी भी गिवन है ना, कांस्टेंट है, वो फिर वेरिएबल गिवन होता क्वेश्चन में, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, सब गिवन थे।